चलिए स्टूडेंट्स, आज हम नागार्जुन की दूसरी कविता जिसका शीर्षक है सिंदूर तिलकित भाल, यह आज हम पढ़ेंगे। भाल शब्द का अर्थ होता है बेटा माथा, और माथे पर लगी हुई बिंदी, सिंदूर से लगी हुई बिंदी के बारे में कवि ने इस कविता में बताया है कि किस तरह से वो अपने परिवार से, अपनी पत्नी से दूर है, लेकिन उसको अपनी पत्नी का सिंदूर से माथे पर लगी हुई बिंदी वाला माथा पसंद आता है और उसको बार बार याद आता है। सिंदूर लगा हुआ माथा या सिंदूर की बिंदी लगा हुआ माथा उसको बार बार याद आता है। और अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए वह अपनी विरह वेदना को, अपनी पत्नी से दूर है, उसको किस तरह का कष्ट होता है, इसके बारे में इस कविता में उन्होंने बताया है। कविता का शीर्षक मैं फिर से बोल रही हूँ, सिंदूर तिलकित भाल, और इसके कवि हैं, इसके रचयिता हैं, इसके कवि कौन हैं? नागार्जुन है। अपनी मातृभूमि शस्य श्यामला मिथिलांचल आदि के बारे में और उनकी वेदना जो है वो, मतलब उनको लगता है कि वो विदेश में हैं तो अपनी पत्नी से भी दूर है और अपनी धरती माता से भी दूर है। और कवि कहता है कि घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि उसकी परिस्थितियों ने, उसके जो हालत हैं, उसने उसे सुनसान, घोर का अर्थ है सुनसान निर्जन स्थान में डाल दिया है। ऐसी जगह पर मैं चला गया हूँ कि आज हालत का मारा हुआ, पर मैं यहाँ बैठ करके तुम्हारा जो सिंदूर लगाया हुआ माथा है या भाल है वह मुझे बड़ा ही याद आता है। कवि कहता है कि कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता एक दूसरे से काज। कहते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, और इस धरती पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे समाज में एक दूसरे को मिलना जुलना पसंद न हो या किसी को किसी की जरूरत न हो। वह व्यक्ति कौन है जिसको समाज की जरूरत न हो? अर्थात मनुष्य को अपने सुख दुख दोनों बांटने के लिए समाज की जरूरत होती है। और एक दूसरे से काज का अर्थ है काम। हमें कभी ना कभी सबसे कोई ना कोई काम पड़ता रहता है, कभी हम किसी के काम आते हैं और कभी कोई हमारे काम आता है। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कि सबको इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी के सहयोग की, सहवास का अर्थ है साथ की जरूरत न हो, किसी को साथ रहना अच्छा न लगता हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। उच्छ्वास का अर्थ होता है लंबे आहें भरना, लंबी सांस लेना। जब आप कोई दुख के समय में होते हो, तकलीफ में होते हो, दुख भरे सांस को हम उच्छ्वास कहते हैं। तो कवि कहता है ऐसा कौन सा मनुष्य होता है जिसको यह महसूस हो कि जब उसके जीवन में कोई दुख भरा समय आए, अर्थात वह उच्छ्वास ले, लंबी सांसें ले, तो वह सिर्फ शून्य में टकरा कर रह जाए, अर्थात उसके दुख को कोई बांटने वाला न हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। कवि कहता है कि मैं भी एक कोमल हृदय अर्थात साधारण मनुष्य हूँ, मैं पत्थर का नहीं बन सकता। चाहे मैं किसी भी परिस्थिति की वजह से दूर हूँ, पर मुझे भी समाज की याद आती है, अपनों की याद आती है। मैं पत्थर नहीं बन पाया हूँ। पाषाण का अर्थ है पत्थर। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, मैं पाषाण नहीं बन सकता। अब कवि फिर से अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध। कि मैं ऐसा कोई पत्थर नहीं बन सकता, मैं जीता जागता एक इंसान हूँ कि जिसे कोई कहीं भी उठा करके डाल दे, मान लो पत्थर एक जगह रखा है दूसरी जगह डाल दे, तो वह उसका कोई विरोध नहीं करेगा कि मुझे यहाँ से न हटाया जाए, या कोई अनुरोध नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं हूँ। करेगा वह कभी नहीं, अनुरोध का अर्थ है प्रार्थना करना, विरोध का अर्थ है किसी बात का विरोध करना, अनुरोध का अर्थ है किसी से किसी चीज की प्रार्थना करना। कि जैसे कोई कवि कहता है कि अगर पत्थर है तो उसको कहीं भी उठा कर रख दो, वह अनुनय विनय नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा कि मुझे यहाँ पर न डाला जाए। मैं अपने हिसाब से रहने वाला व्यक्ति हूँ, जीव हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मैं गतिशील एक जीव हूँ जिसके कारण मैं जो है पत्थर बन नहीं सकता। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। कि पत्थर जो होता है वो ऐसा होता है कि उसके अंदर कोई दर्द नहीं होता, वेदना नहीं होती, उसे कोई तरह का कष्ट नहीं होता, तो फिर वह निश्वास का अर्थ है लंबी सांस या उच्छ्वास जिसको आप कहते हैं, गर्म सांसें कैसे छोड़ेगा क्योंकि उसके पास हृदय नहीं होता। कवि कहता है कि वह साधारण नहीं है अपितु एक चेतना युक्त प्राणी है। मैं न साधारण सचेतन जंतु, जंतु का अर्थ है प्राणी।
कि मैं साधारण नहीं हूँ, मतलब कि पत्थर जैसा नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ और जो चेतना से युक्त है, मेरी सांसें चलती है, मैं जीवित एक प्राणी हूँ। और क्या कहता है, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान। अब कवि क्या कहता है कि मैं एक जीता जागता प्राणी हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि हाँ ना या किंतु परंतु नहीं चलते, उसे भी अन्य लोगों की भांति अपनों से दूर रहते हुए दुख होता है, हर्ष होता है, आदि सब कुछ होता है। कवि के कहने का अर्थ क्या है, सुख दुख का अवबोध का अर्थ है कि उसको महसूस होता है, फीलिंग होना कि अब मेरे को इस बात से सुख हो रहा है, इस बात से दुख हो रहा है, क्योंकि मैं एक जीवित प्राणी हूँ। मैं मेरे जीवन के बारे में कुछ अनुमान लगाता हूँ, कुछ मेरे सामने दिखाई देता है। यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान। कवि क्या कहते हैं कि स्मृति का अर्थ है यादें, विस्मृति का अर्थ है किसी याद को भूल जाना, कि मेरे जीवन में कुछ यादें हैं जो मुझे याद रहती हैं, कुछ यादें ऐसी हैं जो मैं विस्मृत हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ। कवि के कहने का अर्थ है कि यदि मनुष्य जीवित है, जीवित प्राणी के रूप में है, तो उसके जीवन में क्रोध भी होंगे, चिंता भी होगी, हर्ष खुशी भी होगी, विषाद दुख भी होगा, सुख दुख का उसको एहसास भी होगा। वह कुछ चीज़ों का अनुमान लगाएगा, कुछ चीज़ें उसके सामने होंगी, कुछ यादें उसकी याद बनी रहती है, कुछ वह भूल जाता है। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तभी तो मेरी प्रिय है, जो तुम में मेरे प्राण बसते हैं, जो तुम मेरे प्राण हो, इसलिए तुम मुझे याद आती हो, याद आ रही हो। वह भी अन्य लोगों की भांति जो है एक कोमल हृदय का व्यक्ति है, वह पत्थर नहीं है। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि मुझे सब कुछ याद आता है, क्योंकि मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ, इस समाज से जुड़ा हुआ हूँ। अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मुझे तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो। अब कवि आगे कहता है कि उसे क्या क्या याद आता है, कि याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंख। कवि क्या कहता है, स्वजन का अर्थ क्या है, अपने जन, अपने लोग, कि मुझे जो है अपने, कवि जहाँ का रहने वाला है, मिथिला का रहने वाला है, आगे वो इसमें जिक्र भी करेगा कि मुझे अपना गांव, गांव के परिजन का अर्थ है मेरे जो अपने लोग थे, मेरे दोस्त थे, मित्र थे, परिवार के लोग थे, मुझे वो सारे याद आते हैं। और क्या याद आता है, उनकी स्नेह से भीगी हुई अमृत में आंख, कि उनकी आंखें जो थी, मेरे जो अपने थे, उनकी मेरे प्रति आंखें जो थी वो कैसी थी कि अमृत से भरी हुई, प्रेम रूपी, स्नेह रूपी अमृत से भरी हुई उनकी आंखें भी मुझे याद आती है। तो ये कहता है कि मुझे सब कुछ याद आता है। और उसके बाद कहता है कि स्मृति विहंगम भी कभी थकने न देती पांख। स्मृति का अर्थ है याद और विहंगम का अर्थ है पक्षी। पक्षी जो याद रूपी जो पक्षी है वो कभी थकने नहीं देता, अर्थात मनुष्य के जीवन में कुछ यादें ऐसी होती हैं, स्मृति रूपी पक्षी के पंख कभी थकने नहीं देते। इसका अर्थ क्या है कि कभी कहते हैं कि जो यादें हमारी अपनों की होती है, हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो जो यादें हैं उन यादों को भूलने नहीं देते। याद रूपी जो पक्षी है वह हमारी यादों को कभी थकने नहीं देता, भूलने नहीं देता, हम हमेशा याद रखते हैं। कवि कहता है कि याद आता मुझे अपना वह तरूनी ग्राम। कवि क्या कहता है कि मुझे अपना तरूनी ग्राम याद आता है। और क्या क्या याद है, याद आती लीचियां वे आम, और वहां पर मेरे गांव के अंदर जो लगी हुई लीचियां और आम थी वो सब मुझे याद आते। कवि ने अपने गांव का नाम तरूनी लिखा है, जब भी आप व्याख्या करेंगे तो इसको इसी तरह से आप लिखेंगे, ये उनके गांव का नाम है। और कवि कहते हैं कि वहां पर लगी हुई लीचियां और आम मुझे याद आते हैं। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। रुचिर का अर्थ है अच्छे लगने वाले, भू का अर्थ है धरती के हिस्से, अर्थात मेरे जो खेत खलियान है, मेरे मिथिला गांव के खेत खलियान है मिथिला के, वो मुझे सारे याद आते हैं। याद आते धान, धान का अर्थ है चावल के पौधे, जो चावल लगाया जाता है मुझे वह भी पूरी तरह से याद आता है। मुझे अपने खेत खलियान, अपनी धरती की याद आती है, वहां पर भरपूर मात्रा में धान लगाया जाता है। और कवि क्या कहता है कि याद आते कमल, कुमुदनी और तालम खान। अब कवि के कहने का अर्थ क्या है कि सूखे सरोवर वगैरह जहाँ पे तालाब आदि सूख जाते हैं और वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ उग जाती है, उस जगह को, उस आप कह सकते हो स्थिति को तालम खान कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि मुझे वहाँ के जो कमल पुष्प हैं, कुमुदनी है, कि तालाब हरा भरा है, पानी से भरा है, तो वहाँ कमल पुष्प, कुमुदनी आदि, कुमुदनी के फूल खिलते हैं, और उसके बाद जब वो सूख जाता है तो तालम खान, उसमें कुछ सूखी झाड़ियाँ आ जाती है, वो भी मुझे याद आते हैं। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के गुण, रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। अब कवि क्या कहता है
कि जो मेरी खेत है, शस्य श्यामल है, जो हरे भरे मेरे खेत हैं, वो मुझे कैसे याद आते हैं? उनके रूप और गुण के अनुसार उनके नाम रखे गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि मान लो कोई चावल का खेत है या कोई गेहूं का खेत है, तो कई बार उनके रूप या उनके गुण को, उनकी शक्ल को देखकर या वातावरण के आधार पर कवि कहता है कि उनके नाम रखे गए हैं और मुझे वे सब कुछ याद आते हैं। याद आते वेणु वन के वे नीलिमा के नीलिया अति अभिराम। अभिराम करता है आंखों को सुंदर लगने वाले। कवि कहता है कि मुझे मिथिला का वेणु वन याद आता है, नीलिमा युक्त वहां के स्थान याद आते हैं जो अत्यंत सुंदर। अभिराम करता है बहुत सुंदर, आंखों को जो अच्छे लगते हैं। धन्य हैं वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक। अब कवि क्या कहते हैं? मृदुलतम का अर्थ है कोमलता से भी कोमल, कोमल से भी कोमल, अत्यधिक कोमल जो अंक है, गोद है, वो सब मुझे याद आते हैं। उन स्थानों में क्या है कि वो इतने कोमल और नाजुक थे। पर्यंक करते हैं जहां मैं घूमने जाता था, पर्यटक से आप इस शब्द को समझ सकते हैं। धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग। कवि क्या कहते हैं कि वे जो धरती है जिनका उपजाऊ जो भाग है, जहाँ से हमें अन्न पानी भाजी साग सब्जी आदि सब कुछ मिलती है, फूल फल और कंद मूल, अनेक विध मधुमास। कवि क्या कहते हैं कि मुझे वो सब कुछ वहाँ का याद आता है जहाँ पे फसलें लगती है, अनाज पानी भाजी और साग आदि आता है जिन्हें मैं खाया करता था, मुझे वो सब कुछ याद आता है। और आगे कवि कहता है कि मुझे फूल फल और कंद मूल, और मुझे वहाँ पर विदेश में बैठकर कवि कहता है कि मुझे अपने गाँव के फल फूल कंद मूल कौन से होते हैं बेटा? जो जमीन के नीचे लगते हैं, जैसे गाजर मूली है, चुकंदर, इनको हम कंद मूल कहते हैं। कि अनेक विध मधुमास। मधुमास का अर्थ क्या है? बसंत ऋतु का, कि जो अच्छे महीने होते हैं जहाँ पर सब तरह के फल फूल सब्जी आदि सब कुछ खिल खिल करके लगते थे, मुझे वो सब कुछ याद आता है। और कवि कहता है विपुल उनका ऋण, विपुल का अर्थ है बहुत ज्यादा, मेरे ऊपर मेरे गांव के उन सभी दृश्यों का बहुत ज्यादा ऋण है। सदा करता ने मैं 10 मास, कि मैं 10 मास का अर्थ कि उसके 10वें हिस्से के बराबर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसका अर्थ मेरी जन्मभूमि ने, मेरे गांव ने, मेरे परिवार ने, मेरे स्वजनों ने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं उसका 10वां हिस्सा भी, उनका मुझ पर कर्ज है, मैं उसे चुकाने के लिए सक्षम नहीं हूं, मैं उनको चुका नहीं सकता। ओह यद्यपि पड़ गया हूं दूर उनसे आज हृदय से पर आ रही आवाज। कवि कहते हैं कि अपना अफसोस प्रकट करते हैं कि ओह कि मैं यद्यपि उनसे बहुत दूर चला गया हूं और पर फिर भी मेरे हृदय से आज यही आवाज आ रही है। मैं बेशक उनसे दूर हूं, लाचार हूं, लेकिन मेरे लोग जो हैं, जो मुझे याद आ रहे हैं, मेरे हृदय से आवाज आ रही है कि मिथिला जनपद के लोग तथा वहां का समाज धन्य है। धन्य वे जन, धन्य वह समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, कि वो समाज, उसका जो अपनापन है, मेरा एक समुदाय है, वह जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके कारण मैं यहाँ दूर रहकर भी स्वयं को असहाय महसूस नहीं करता, लाचार महसूस नहीं करता, क्योंकि वहाँ भी लोग निवास करते और तथा वहाँ भी समुदाय है। परंतु विडंबना यह है कि वह वहाँ चाहे उम्र भर रह ले, तब भी वहाँ के लोग उसे बाहर का व्यक्ति ही कहते हैं। अब देखिए बेटा, विदेश में जाकर के जो बस गए हैं उनकी पीड़ा का दिखाया है कि कवि कहता है कि मुझे यहाँ का समाज, मेरा परिवार जो था वो क्यों याद आता है। समुदाय, परिवार और समाज यहाँ भी है, मैं उनके साथ सारा जीवन रहूंगा तो भी सब मुझे प्रवासी कहेंगे, भी विदेश से आया हुआ, दूसरे देश का है। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। कवि कहते हैं कि अगर मैं यहाँ मर जाऊंगा तो वे मेरी चिता पर 2 फूल भी डाल देंगे। और यह समय जो है निर्बाध का अर्थ है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भी तरह की रुकावट नहीं है, समय की चाल में कोई रुकावट नहीं और समय चलता जाएगा। सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में प्रमुख। कवि कहता है कि जब तुम मेरे मर जाने की, मान लो कोई बात खबर सुनते हो मृत्यु हो जाने की, चिंता पर लोग वहां तो श्रद्धांजलि वश फूल चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम, समय चलता रहेगा, तुम व्यथा सुन लोगे तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी, पर बेशक तस्वीर के रूप में उसके सामने रहेगा, परंतु वह बोल नहीं पाएगा। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने तस्वीर के रूप में रहूंगा पर चुप रहूंगा। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुणा आख्यान सुना करता हूँ, सुमुखी उस काल याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कवि कहता है कि जब शाम के समय
सांध्य नभ में संध्या के समय आकाश में जब मैं पश्चिम दिशा में लालिमा का करुण आख्यान सुना करता हूँ, अर्थात पश्चिम दिशा में जब सूर्य को छिपते हुए देखता हूँ, तब हे सुंदर मुख वाली, सुमुखी करते सुंदर मुख वाली, उस समय में, उस काल करते उस समय में मुझे तुम्हारा सिंदूर का तिलक लगा हुआ मस्तिष्क याद आने लगता है। सिंदूर तिलकित भाल, कवि के कहने का अर्थ क्या है कि मैं विदेश में हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ। बेशक यहाँ पर सब हैं, लेकिन मेरे को अपनापन देने वाला कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें पूरी तरह से याद करता हूँ।